Hello friends, welcome back to my YouTube channel Elite Nursing Classes Center of Excellence. I hope you all are doing well. So friends, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल का लास्ट चैप्टर दैट इज़ केयर ऑफ ओल्डर क्लाइंट, राइट. सो ये हमारा लास्ट चैप्टर है फंडामेंटल का एंड टुडे वी विल कंप्लीट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग. सो इसके बाद हमारे 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे: मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग एंड फंडामेंटल नर्सिंग. सो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. सो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174. The nurse is providing medication instruction to an older client who is taking digoxin daily. The nurse explained to the client that decreased lean body mass and decreased glomerular filtration rate, which are age-related body changes, could place the client at risk for which complication with medication therapy. अब नर्स यहाँ पे मेडिकेशन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रही है ओल्डर क्लाइंट को, राइट. ओल्डर क्लाइंट की केयर का हमारा चैप्टर है केयर ऑफ ओल्डर क्लाइंट. सो ओल्डर क्लाइंट की ही हम इस चैप्टर में बात करेंगे. सो मेडिकेशन इंस्ट्रक्शन ओल्डर क्लाइंट को दी जा रही है जो डिगॉक्सिन डेली ले रहा था, राइट. सो नर्स एक्सप्लेन कर रही है क्लाइंट को कि डिक्रीज लीन बॉडी मास एंड डिक्रीज GFR, राइट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और लीन बॉडी मास, इसमें लीन बॉडी मास डिक्रीज़ हो जाता है एंड विच आर एज रिलेटेड बॉडी चेंज, और ये किसकी वजह से हो रहे हैं? एज रिलेटेड बॉडी चेंज है. सो इसकी वजह से क्लाइंट रिस्क पे है कौन सी कॉम्प्लिकेशन पे की विद दिस मेडिकेशन थेरेपी, राइट. सो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है कि एज अ नर्स आप ओल्डर क्लाइंट को टीचिंग दे रहे हो हु इज़ टेकिंग डिगॉक्सिन डेली. सो आप पेशेंट को बता रहे हो कि एज के साथ साथ क्या होता है, लीन बॉडी मास डिक्रीज़ हो जाता है एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज़ हो जाता है, राइट. ये किसकी वजह से होता है? एज से रिलेटेड होता है, राइट. सो इसकी वजह से क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं इस मेडिकेशन की? कौन सी मेडिकेशन की? डिगॉक्सिन की. सो ओल्डर क्लाइंट में रिस्क होता है मेडिकेशन टॉक्सिसिटी का. मेडिकेशन टॉक्सिसिटी का ज़्यादा रिस्क होता है इसमें, राइट. क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस रीज़न जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा है कि लीन बॉडी मास डिक्रीज़ होता है एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज़ हो जाता है, राइट. सो ओल्डर क्लाइंट में क्या होता है? रिस्क पे होते हैं फॉर द मेडिकेशन टॉक्सिसिटी बिकॉज ऑफ डिक्रीज लीन बॉडी मास एंड एज एसोसिएटेड डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, राइट. सो कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? मेडिकेशन टॉक्सिसिटी की इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, राइट. बिकॉज जो बॉडी मास है वो क्या हो रहा है? वो लीन हो रहा है, धीरे धीरे पतला हो रहा है, राइट. एंड जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, GFR है, वो भी क्या हो रहा है? धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है. तो जब मेडिकेशन की क्वांटिटी बॉडी में क्या होगा? बढ़ती रहेगी, राइट. जब बॉडी में बढ़ती रहेगी तो उसकी वजह से उस मेडिकेशन की टॉक्सिसिटी हो सकती है, राइट. कि हमारी बॉडी उस चीज़ के साथ अडेप्ट नहीं कर पा रही है, उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पा रही है, इतनी कैपेसिटी बॉडी की नहीं है उस टाइम पे, राइट. सो इसमें क्या हो सकती है? क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? मेडिकेशन टॉक्सिसिटी की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है. तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ. सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ डिगॉक्सिन. सो एब्जॉर्प्शन ऑफ डिगॉक्सिन अगर डिक्रीज़ होती है, ये एज रिलेटेड नहीं है, राइट. इंक्रीज रिस्क ऑफ डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी, यस, जो डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी है उसका रिस्क विल बी इंक्रीज. डिक्रीज थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ डिगॉक्सिन. सो ये भी एज रिलेटेड नहीं है कि थेराप्यूटिक इफेक्ट डिगॉक्सिन का डिक्रीज हो जाएगा. इंक्रीज रिस्क एंड साइड इफेक्ट रिलेटेड टू डिगॉक्सिन. सो ये भी एज रिलेटेड नहीं है. सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, इंक्रीज रिस्क ऑफ डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी. क्योंकि हमसे स्पेसिफिकली दो चीज़ें पूछी गई थी कि बॉडी लीन बॉडी मास डिक्रीज़ होने से और GFR डिक्रीज़ होने की वजह से इस मेडिकेशन की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इन द ओल्डर क्लाइंट,
राइट। सो इन दो चीज़ों को हम दिमाग में रख के क्या चीज़ हो सकती है जब हम कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर करते हैं, तो उसमें जब बॉडी में मेडिकेशन डेली पेशेंट ले रहा है तो उसकी वजह से बॉडी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो उस चीज़ को अडेप्ट कर सके, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका लेवल जो मेडिकेशन का लेवल है दैट विल बी इंक्रीज, राइट। वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा और उसकी वजह से मेडिकेशन टॉक्सिसिटी हो जाएगी, राइट। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175। द नर्स इज केयरिंग फॉर एन ओल्डर क्लाइंट इन अ लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी, विच एक्शन कॉन्ट्रीब्यूट टू एनकरेज ऑटोनॉमी इन द क्लाइंट। सो क्वेश्चन है कि नर्स केयर कर रही है ओल्डर क्लाइंट की, लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी में क्लाइंट है। सो कौन सा एक्शन कंट्रीब्यूट कर रहा है कि जिससे क्लाइंट की ऑटोनॉमी इंक्रीज़ हो रही है, एनकरेज हो रही है, कि हम एनकरेज कर रहे हैं क्लाइंट की ऑटोनॉमी को। सो कौन से एक्शन से कौन सा एक्शन है जो एनकरेज करता है ऑटोनॉमी इन द क्लाइंट। सो ऑटोनॉमी क्या है? ऑटोनॉमी इज़ अ पर्सनल फ्रीडम, राइट। पर्सनल फ्रीडम है कि पर्सन अपने डिसीज़न खुद ले सकता है, कि इंडिविजुअल आइडेंटिफाई कर सकता है अपनी प्रॉब्लम को, उसके अल्टरनेटिव को सर्च कर सकता है, सॉल्यूशन सेलेक्ट कर सकता है और अलाउ करेगा टू कंटिन्यू पर्सनल फ्रीडम, राइट। जैसे अपनी प्रॉपर्टी के राइट हो गया, राइट एंड प्रॉपर्टी, लाइक जैसे ओल्डर क्लाइंट होते हैं, राइट। तो उनमें क्या फ़ियर होता है? उनको फ़ियर होता है रिलेटेड टू देयर प्रॉपर्टी, कि उनकी प्रॉपर्टी कोई हार्म ना कर सके, राइट। अगर लॉस ऑफ ऑटोनॉमी होगी सो पर्सन में क्या होगा, पर्सन में पर्सन इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा और रियल फियर होगा क्लाइंट को, राइट। रियल फियर किसी भी चीज़ से वो हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, चिल्ड्रन से रिलेटेड हो सकता है, राइट। कि जब पर्सन अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता तब पर्सन में क्या होता है, एंजाइटी होती है, एक फियर होता है, राइट। तो ऑटोनॉमी क्या है कि ऑटोनॉमी इज़ द पर्सनल फ्रीडम, राइट। कि हमने ओल्डर क्लाइंट को हम फ्रीडम दे रहे हैं कि वो अपने लिए खुद स्टैंड ले सकता है, अपनी चीज़ें वो खुद कर सकता है, राइट। कि अगर हम एनकरेज करेंगे क्लाइंट को कि वो अपनी जो भी काम है वो खुद करे, राइट। एनकरेज करना है हमने उनको कि अपना जो भी काम है वो आपने खुद करना है, कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपने खुद फाइंड आउट करना है, राइट। सो उससे क्या होगा, पर्सन की ऑटोनॉमी एनकरेज करेंगे हम ऑटोनॉमी इन द क्लाइंट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ प्लानिंग नीड। अगर हम प्लान कर रहे हैं तो उसकी ऑटोनॉमी तो नहीं होगी, राइट। सो दिस वन इज़ इनकरेक्ट। डेकोरेटिंग द रूम, ये भी नहीं होगा। स्केड्यूलिंग अ हेयर कट अपॉइंटमेंट, वो भी हम खुद कर रहे हैं तो वो भी नहीं होगा। अलाउइंग द क्लाइंट टू चूज़ सोशल एक्टिविटी, येस, हम क्लाइंट को अलाउ कर रहे हैं कि आप चूज़ करो कि कौन सी सोशल एक्टिविटी आपने करनी है, राइट। सो ऑटोनॉमी इज़ अ पर्सनल फ्रीडम। बस इतनी सी चीज़ याद रखना कि ऑटोनॉमी क्या है, इज़ अ पर्सनल फ्रीडम, कि पर्सन को राइट है कि वो अपने डिसीज़न खुद ले सकता है, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकता है, अपने जो भी चीज़ें हैं, जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके लिए खुद डिसीज़न ले सकता है, राइट। सो दैट इज़ पर्सनल फ्रीडम। So next question is question number 176. The home care nurse is visiting an older client whose spouse died 6 months ago. Which behavior by the client indicate effective coping? Select all that apply. अब होम केयर नर्स विजिट कर रही है ओल्डर क्लाइंट को जिसका स्पाउस की डेथ हो गई थी 6 मंथ पहले। सो कौन सा बिहेवियर क्लाइंट का इंडिकेट कर रहा है कि क्लाइंट ने इफ़ेक्टिवली कोप अप कर लिया है उस सिचुएशन से? सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सो कोपिंग पूछी है, इफेक्टिव कोपिंग में क्या क्या चीज़ें आएंगी, राइट। सो कोपिंग मैकेनिज़्म। सो कोपिंग मैकेनिज़्म क्या होते हैं? कोपिंग मैकेनिज़्म इंडिविजुअल यूज़ करता है या कोपिंग मैकेनिज़्म बिहेवियर यूज़ करता है इंडिविजुअल टू डिक्रीज देयर स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन रिस्पॉन्स ऑफ एनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, राइट। सो कोपिंग मैकेनिज्म क्या है? कोपिंग मैकेनिज्म इज द बिहेवियर or method that are used by the individual
to decrease their stress and anxiety to a स्ट्रेसफुल सिचुएशन, राइट। कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है उसको अडेप्ट करने के लिए जो भी बिहेवियर हम यूज़ करते हैं या जो भी मेथड हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ कोपिंग मैकेनिज्म, राइट। सो आफ्टर डेथ क्या होता है कि अगर इंडिविजुअल कोप अप नहीं कर पाता है या कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसके साथ अगर इंडिविजुअल कोप अप नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से फिज़िकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इंडिविजुअल में स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। सो it is necessary to cope with any stressful situation कि टाइम के साथ, राइट। ये नहीं बोला जाता है कि कि आपने इमीडिएटली कोप अप करना है, राइट। अब यहाँ पे 6 मंथ की बात हो रही है, तो 6 मंथ में इंडिविजुअल कोप अप कर लेता है। किसी को कोप अप करने के लिए कुछ मंथ लगते हैं, कुछ इंडिविजुअल को कोप अप करने के लिए कुछ वीक्स लगते हैं, कुछ इंडिविजुअल को कोप अप करने के लिए कुछ डेज लगते हैं, कुछ इंडिविजुअल को कोप अप करने के लिए कुछ ईयर्स लगते हैं, राइट। सो कोप अप करना इन सिचुएशन में, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कोप अप करना इज़ वेरी नेसेसरी। अगर इंडिविजुअल कोप अप नहीं करेगा तो उसकी वजह से फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पर्सन में राइज हो सकते हैं, राइट। सो देखते हैं हम अपने ऑप्शन में। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ नेग्लेक्टिंग पर्सनल ग्रूमिंग। अगर वो पर्सनल ग्रूमिंग नेग्लेक्ट कर रही है, दैट मीन्स वो कोप अप इफ़ेक्टिवली कोप अप नहीं कर पाई है उस सिचुएशन के लिए, राइट। सो फर्स्ट वन इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। सेकेंड वन इज़ लुकिंग एट ओल्ड स्नैपशॉट ऑफ द फैमिली। येस, कि अगर वो पुराने पिक्चर्स देख रही है फैमिली के, दैट मीन्स वो उस चीज़ के साथ कोप अप कर रही है कि उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि जो भी मतलब मिस हैपनिंग हुई है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, राइट। एंड पार्टिसिपेटिंग इन सीनियर सिटीज़न प्रोग्राम। सो अगर सीनियर सिटीज़न प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेट कर रही है, दैट मीन्स वो इफ़ेक्टिवली कोप अप कर रही है, राइट। एंड नेक्स्ट इज़ विजिटिंग द स्पाउस ग्रेव वंस इन अ मंथ। येस, वंस इन अ मंथ वहाँ पे विजिट कर रही है, दैट मीन्स कोप अप कर लिया है। एंड डेकोरेटिंग अ वॉल विद द स्पाउस पिक्चर एंड अवार्ड रिसीव्ड। येस, सो ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि इंडिविजुअल ने कोप अप कर लिया है, राइट। सो अगर नेग्लेक्ट करी है पर्सनल ग्रूमिंग या किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं हो रही है, राइट, या पर्सन प्रॉपरली जैसे लैक ऑफ स्लीप या पर्सन रिफ्यूज़ कर रहा है टू ईट, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि पर्सन अभी तक कोप अप नहीं कर पाया है उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से, राइट। So next question is question number 177. The nurse is providing instruction to the assistive personnel regarding care of an older client with hearing loss. What should the nurse tell the AP about older client with hearing loss? सो क्वेश्चन है कि नर्स इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रही है एपी को, असिस्टिव पर्सोनल को, रिगार्डिंग केयर ऑफ एन ओल्डर क्लाइंट विद हियरिंग लॉस, राइट। हियरिंग लॉस क्लाइंट के बारे में कि कैसे उसकी केयर करनी है, उसके लिए एपी को इंस्ट्रक्शन दी जा रही है थ्रू नर्स। सो व्हाट शुड द नर्स टेल द एपी अबाउट ओल्डर क्लाइंट हियरिंग लॉस। सो नर्स क्या बोलेगी एपी को अबाउट क्लाइंट विथ हेयरिंग लॉस, क्लाइंट के बारे में, राइट। सो जो ओल्डर क्लाइंट होते हैं जिनमें जो कॉमन प्रॉब्लम होती है, दैट इज़ प्रिस्बाइकोसिस, राइट। प्रिस्बाइकोसिस प्रॉब्लम यहाँ पे ओल्डर क्लाइंट में होती है। प्रिस्बाइकोसिस क्या है? इट इज़ एन एज रिलेटेड irreversible degenerative change of the inner ear, राइट। डिजेनरेटिव चेंज होते हैं इनर ईयर में, जिसकी वजह से हियरिंग एबिलिटी इंडिविजुअल की डिक्रीज हो जाती है, राइट। डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से इनर ईयर में डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से क्या होगा, जो हियरिंग की एबिलिटी है दैट विल बी डिक्रीज, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा, इस डिजेनरेटिव चेंज की वजह से ओल्डर क्लाइंट
उसका रिस्पॉन्स डिक्रीज़ हो जाता है टू हाई फ्रिक्वेंसी साउंड के लिए, राइट। हाई फ्रिक्वेंसी साउंड होगी उसके लिए उसका रिस्पॉन्स क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। अगर हाई फ्रिक्वेंसी साउंड के लिए रिस्पॉन्स पर्सन का डिक्रीज़ हुआ है, देन हमने क्या यूज़ करना है, यहाँ पे लो पिच साउंड यहाँ पे यूज़ करनी है, राइट। सो लो पिच टोन हम यूज़ करेंगे और वही क्लाइंट को लो पिच वॉइस टोन क्लाइंट इजीली सुन सकता है, क्लाइंट, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो ओल्डर क्लाइंट में क्या प्रॉब्लम होती है, प्रेसबायोसिस मेन प्रॉब्लम होती है। सो प्रेसबायोसिस क्या है, एज रिलेटेड डीजेनरेटिव चेंजेस आते हैं इन द इनर ईयर, जिसकी वजह से इंडिविजुअल की हाई पिच फ्रिक्वेंसीज की जो रिस्पॉन्स होता है दैट विल बी डिक्रीज। तो हमने कैसे बात करनी है क्लाइंट से, लो पिच वॉइस में हमने बात करनी है। दे आर ऑफन डिस्ट्रैक्टेड, नहीं। दे हैव मिडल ईयर चेंजेस, मिडल तो नहीं है, इनर ईयर चेंजेस है। दे रिस्पॉन्स टू लो पिच टोन, येस। दे डेवलप मॉइस्ट क्यूमन प्रोडक्शन, सीरम प्रोडक्शन। सो सीरम प्रोडक्शन ये भी नहीं होगा इसमें। हमने किस चीज़ के बारे में बताना है, हमें यहाँ पे पूछा गया था हेयरिंग लॉस के बारे में, राइट। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, राइट। और जो रिमेनिंग जो ऑप्शन है, जैसे ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4, ये एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट करैक्टरिस्टिक्स नहीं है रिलेटेड टू एज, राइट। सो हमें यहाँ पे एजिंग का पूछा गया है, राइट। So next question is question number 178. The nurse is providing an educational session to new employees and the topic is abuse of the older client. The nurse helped the employee identity which client as most typically a victim of abuse. So nurse provide कर रही है education session new employee का, and topic क्या है, abuse of the older client, right. So nurse help द एम्प्लॉय, नर्स हेल्प कर रही है न्यू एम्प्लॉय की, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्लाइंट्स को जो मोस्ट टिपिकली विक्टिम होते हैं अब्यूज़ के, कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्लाइंट्स को जो विक्टिम होते हैं अब्यूज़ के, राइट। विक्टिम ऑफ अब्यूज़ हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये नर्स ने बताना है एम्प्लॉय को, राइट। सो देखते हैं ऑप्शन में, अ मैन हु हैज़ मॉडरेट हाइपरटेंशन। सो हाइपरटेंशन, मॉडरेट हाइपरटेंशन वाले क्लाइंट भी ज़्यादा विक्टिम नहीं होते हैं अब्यूज़ के, राइट। सो विक्टिम क्या होता है, ओल्डर क्लाइंट में, एल्डर अब्यूज़ में क्या आता है, फिजिकल, सेक्सुअल एंड साइकोलॉजिकल अब्यूज़। और कैसे होगा, लाइक उनकी मिसयूज़ होगी प्रॉपर्टी या वायलेंस ऑफ राइट, राइट। सो वायलेशन ऑफ राइट, सो ये चीज़ें होंगी, इसकी वजह से क्या होगा, एल्डर अब्यूज़ होगा, राइट। कि उनको फिजिकली हार्म कर रहे हैं, सेक्सुअली हार्म कर रहे हैं या साइकोलॉजिकल हार्म कर रहे हैं, राइट। उनकी प्रॉपर्टी का मिसयूज़ कर रहे हैं या उनके राइट वायलेट कर रहे हैं, राइट। सो टिपिकल अब्यूज़ विक्टिम कौन हो सकती है, कोई भी फीमेल या मेल जिसकी एडवांस एज है, राइट, विद फ्यू सोशल कॉन्टैक्ट, जिसके सोशल कॉन्टैक्ट बहुत कम है, राइट। एंड उसको एटलीस्ट एक फिज़िकल और मेंटल इम्पेयरमेंट होगी, राइट। क्योंकि जिस उसकी वजह से क्या होगी, उसकी वजह से लिमिट हो जाएगी उसकी एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, राइट। सो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं फॉर द अब्यूज़, राइट। सो देखते हैं अब ऑप्शन में, अब मॉडरेट हाइपरटेंशन है तो वो अब्यूज़ पे उस पे नहीं होगा, जो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, हमने ये चीज़ देखनी है। अ मैन हु हैज़ न्यूली डायग्नोज्ड कैटरैक्ट, सो ये भी नहीं होंगे। अ वुमेन हु हैज़ एडवांस पार्किंसन डिजीज़, यस पार्किंसन डिजीज़ है तो इसकी वजह से इंडिविजुअल के फिज़िकल एज वेल एज मेंटल दोनों चीज़ों पे इफ़ेक्ट होगा, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा, इसमें इम्पेयरमेंट भी हो सकती है क्लाइंट को, राइट। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, ये ज़्यादा रिस्क पे होते हैं फॉर द अब्यूज़। सो हमसे पूछा गया था कि कौन से क्लाइंट मोस्ट टिपिकली विक्टिम होते हैं अब्यूज़ के,
राइट। सो पार्किंसन डिजीज़, अगर एडवांस पार्किंसन डिजीज़ में पर्सन क्योंकि उसको याद नहीं रहता है, राइट, सो उसकी वजह से क्या होगा, वो अब्यूज़ के विक्टिम हो सकते हैं, मीन ज़्यादा ये वाले केसेस होते हैं, राइट। अ वुमेन हु हैज़ अर्ली डायग्नोज विद लाइम डिजीज़, नहीं ये भी अर्ली है, ये यहाँ पे हमसे पूछा, ये है एडवांस एज पार्किंसन की। सो पार्किंसन की एडवांस एज में पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, फिजिकल एज वेल एज मेंटल प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा टिपिकली विक्टिम हो सकता है अब्यूज़ का, राइट। सो सेकंड ऑप्शन में भी वो न्यूली डायग्नोज था, एंड फर्स्ट ऑप्शन में तो मॉडरेट हाइपरटेंशन थी, राइट। So third one is the correct option. So next question is question number 179. The nurse is performing an assessment of an older client who is having difficulty sleeping at night. Which statement by the client indicate the need for further teaching regarding measure to improve sleep? So nurse perform कर रही है एक assessment older client की, जिसको स्लीपिंग डिफ़िकल्टी है एट नाइट। सो कौन सी स्टेटमेंट अगर क्लाइंट दे रहा है जो इंडिकेट करेगा कि क्लाइंट ने अभी हमारी इंस्ट्रक्शन को नहीं समझा और उसको फर्दर टीचिंग की ज़रूरत है, राइट। So difficulty in sleeping at night, so this is the I think common problem in elder. So सबसे पहले हम इसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल एड्स यूज़ करते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल स्लीप एड्स यूज़ करते हैं, सो दैट इन्फ्लुएंस हो सके क्लाइंट की स्लीप। सो इसमें हम क्या था, नॉन फार्माकोलॉजिकल स्लीप एड्स यूज़ करेंगे, राइट। क्लाइंट को हमने बोलना है कि आपने तो एक्सरसाइज डेली करनी है, राइट। एक्सरसाइज, सो एक्सरसाइज क्या करेगी, एक्सरसाइज प्रमोट करती है स्लीप बाय बर्निंग ऑफ टेंशन, राइट। सो 20 to 30 मिनट की हमने क्लाइंट को बोलना है वॉक करनी है, राइट। 20 to 30 मिनट वॉक करना है, या बाइसाइकिल आपने यूज़ करनी है, साइकिलिंग करनी है, राइट। साइकिलिंग करनी है क्लाइंट ने, या स्विम करना है, राइट। अगर डेली नहीं कर सकते तो एट लीस्ट थ्राइस अ डे, राइट। सो 3 दिन में थ्राइस अ वीक, राइट। सो वीक में 3 बार करना है, राइट। वॉक कर सकते हैं, बाईसाइकिल राइड कर सकते हैं, या स्विमिंग कर सकते हैं, राइट। सो ये भी हेल्पफुल होता है। और क्लाइंट को हमने बोलना है कि आपने फर्म मैट्रेस पे सोना है, राइट। सो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। और क्या चीज़ हमने नहीं करनी है कि जो CNS स्टिमुलेंट्स हैं वो अवॉइड करनी है, लाइक कैफिनेटेड बेवरेजेस लाइक टी, कोला, चॉकलेट, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है, स्मोकिंग अवॉइड करनी है, अल्कोहल नहीं लेना है, राइट। सो ये चीज़ें अवॉइड करनी है। और हमने ये चीज़ भी बोलना है उन्हें कि आपने अवॉइड करनी है फूड जिसकी वजह से गैस जो क्रिएट करता है, गैस जिसकी वजह से डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टी इन डाइजेशन होती है, जैसे हाई फैट फूड, वो चीज़ें अवॉइड करनी है, राइट। जैसे पीनट, बीन्स, फ्रूट, रॉ वेजिटेबल्स जो प्रोड्यूस करते हैं गैसेस, राइट, वो हमने गैस प्रोड्यूस करते हैं, वो हमने क्या करने हैं, अवॉइड करने हैं, राइट। सो ये चीज़ें हम उनको बोल सकते हैं कि नॉन फार्माकोलॉजिकल स्लीपिंग एड इन्हें बोला जाता है, राइट, कि आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। सो फर्स्ट वन इज़ आई स्विम 3 टाइम अ वीक। येस, स्विम से क्या होगा, वो प्रमोट करता है स्लीप को। आई हैव स्टॉप्ड स्मोकिंग सिगरेट। येस, आई ड्रिंक हॉट चॉकलेट बिफोर बेड टाइम। येस, सो हमने ये चीज़ नहीं करनी है। सो थर्ड ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट। एंड फोर्थ इज़ आई रीड फॉर 40 मिनट बिफोर बेड टाइम। येस, सो क्या नहीं करना है, जो कैफिनेटेड बेवरेजेस है वो यूज़ नहीं करनी है, स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल कंजप्शन नहीं करनी है, जो फूड प्रोडक्ट गैस प्रोड्यूस करते हैं वो नहीं यूज़ करने हैं, और हाई फैट फूड भी यूज़ नहीं करने हैं, राइट। सो ये इंस्ट्रक्शन हम क्लाइंट को देंगे। So next question is question number 180. The visiting nurse observed that the older male client is confined by his daughter-in-law to his room. When the nurse suggests that he walk to the den and join the family, he says, "I am in everyone way. My daughter-in-law need me to stay here." Which is the most important action for the nurse to take? सो क्वेश्चन है कि नर्स विज़िट कर रही है, विज़िटिंग नर्स ऑब्ज़र्व किया कि ओल्डर मेल क्लाइंट है,
राइट, वो कहाँ पे कन्फाइंड बाय हिज डॉटर इन लॉ रूम, राइट, वहाँ पे डॉटर इन लॉ के रूम में मिला। व्हेन द नर्स सुजेस्ट दैट ही वॉक टू द डेन एंड जॉइन द फैमिली, जब नर्स ने सुजेस्ट किया कि उन्हें जाना चाहिए और ज्वाइन करनी चाहिए फैमिली, तब उन्होंने क्या बोला, आई एम इन एवरी वन वे, माई डॉटर इन लॉ नीड मी टू स्टे हेयर, राइट। सो उस टाइम के पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शन क्या होगा नर्स का टू टेक, राइट। तो उस टाइम पे नर्स का क्या एक्शन होगा, राइट। सो मेल क्लाइंट है, कहाँ पे कन्फाइंड हुआ, इन हर डॉटर इन लॉ रूम्स। सो हमने जब क्लाइंट को बोला कि आप जाइए और ज्वाइन कीजिए अपनी फैमिली को, तब क्लाइंट ने कहा, आई एम एवरी वन वे, माई डॉटर इन लॉ नीड्स मी टू स्टे हेयर। सो उस टाइम पे आपका एक्शन, अप्रोप्रिएट एक्शन, आपका इम्पॉर्टेंट एक्शन क्या होगा, राइट। सो इन दिस सिचुएशन हम क्या एक्शन ले सकते हैं, तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन है, से टू द डॉटर इन लॉ, कन्फाइनिंग योर फादर इन लॉ टू हिज रूम इज़ इनह्यूमेन। सो अगर हम ये स्टेटमेंट देते हैं कि फादर इन लॉ आपके रूम में कन्फाइंड, कि डॉटर इन लॉ को अगर हम बोलते हैं कि कन्फाइनिंग योर फादर इन लॉ टू हिज रूम इन ह्यूमेन, कि जो भी जिस भी वे में वो वहाँ पे थे, वो इनह्यूमेन था। सो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि हम यहाँ पे जजमेंट पास कर रहे हैं। सो वी मस्ट बी नॉन जजमेंटल, सो दिस statement is incorrect. Second one is, suggest to the client and daughter-in-law that they consider a nursing home for the client. So इमीडिएटली अगर हम उन्हें ये सुजेस्ट करते हैं कि उनको नर्सिंग होम में जाना चाहिए, सो ये एक इमेच्योर एक्शन होगा कि इमीडिएटली हम उनको ये चीज़ बोल रहे हैं, राइट। सो थर्ड वन इज, से नथिंग बिकॉज इट इज़ बेस्ट फॉर द नर्स टू रिमेन न्यूट्रल एंड वेट टू बी आस्क्ड फॉर हेल्प। सो ये स्टेटमेंट भी अप्रोप्रिएट नहीं होगी कि हमने न्यूट्रल रहना है और हमने क्वाइट रहना है और हमने हेल्प का वेट करना है। सो अगर हमने ऑब्ज़र्व किया है कि क्लाइंट हैज़ बिगिन टू बी कन्फाइंड टू हिज रूम, so it is necessary to for the nurse to intervene legally and ethically, राइट। सो लीगली एंड एथिकली हमने इंटरवेन करना है, हमने यहाँ पे क्वाइट नहीं रहना है, न्यूट्रल नहीं रहना है, राइट। सो फोर्थ वन इज, सुजेस्ट अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज टू द क्लाइंट एंड डॉटर इन लॉ सच एज रेस्पाइट केयर एंड सीनियर सिटीजन सेंटर। यस, हम ये चीज़ कर सकते हैं कि हम उन्हें बता सकते हैं कि असिस्ट कर सकते हैं क्लाइंट को एंड फैमिली को कि अवेलेबल कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम के बारे में, राइट। एंड इसके बारे में हम उन्हें बता सकते हैं कि अवेलेबल सपोर्ट सिस्टम क्या क्या है, लाइक सीनियर सिटीजन सेंटर या रिस्पाइट केयर, इस चीज़ के बारे में हम उन्हें बता सकते हैं, राइट। सो फोर्थ वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. So next question is question number 181. The nurse is performing an assessment of an older client. Which assessment data would indicate a potential complication associated with the skin? सो नर्स परफॉर्म कर रही है असेसमेंट ओल्डर क्लाइंट की। सो कौन से असेसमेंट डाटा इंडिकेट कर रहा है कि वो पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन है स्किन की। जो ओल्डर क्लाइंट्स हैं, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो स्किन में होते हैं ओल्डर अडल्ट में, वो होते हैं लाइक ओल्डर अडल्ट की जो स्किन है वो थिन होना स्टार्ट हो जाती है, राइट। सो थिनिंग ऑफ स्किन, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाती है एंड एक्सप्रेशन लाइन भी डीपन होने लगती हैं, डीप होने लगती हैं एंड रिंकलिंग हो गया, राइट। सो ये प्रॉब्लम होती है, क्रस्टिंग भी होती है स्किन में, वो इंडिकेट करती है पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन को, राइट। सो यहाँ पे हमसे पूछी गई है पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द क्रस्टिंग। सो क्रस्टिंग इज़ द कॉम्प्लिकेशन, राइट। सो अगर क्रस्टिंग हो रही है सो वो कॉम्प्लिकेशन है। एंड रिंकलिंग, डीपन ऑफ एक्सप्रेशन लाइन, थिनिंग एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, ये क्या है, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं टुवर्ड द older adult, right. So next question is question number 182. The home health nurse is visiting a client for the first time while
assessing the client medication history, it is noted that there are 19 prescription and several over-the-counter medication that the client has been taking. Which intervention should the nurse take first? सो होम हेल्थ नर्स विज़िट कर रही है क्लाइंट को फर्स्ट टाइम में। जब उन्होंने असेस किया क्लाइंट की मेडिकेशन हिस्ट्री, तो उन्होंने नोट किया कि 19 प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन एंड कुछ ओवर द काउंटर मेडिकेशन क्लाइंट ले रहा है, राइट। 19 मेडिकेशन प्लस ओवर द काउंटर मेडिकेशन। सो कौन सी इंटरवेंशन आप एज अ नर्स सबसे पहले लोगे, राइट। सबसे पहले आप वहाँ पे क्या करोगे? सो पॉलीफार्मेसी इज़ अ कंसर्न इन ओल्डर क्लाइंट, राइट। ओल्डर क्लाइंट में पॉलीफार्मेसी जो है ये कंसर्न है, राइट। तो सबसे पहले हमारा वहाँ पे एक्शन क्या होगा? हमने मेडिकेशन की डुप्लीकेसी चेक करनी है, राइट। डुप्लीकेशन हमने चेक करनी है, डुप्लीकेसी हमने चेक करनी है कि मेडिकेशन रिपीट तो नहीं है, राइट। सो डुप्लीकेशन ऑफ मेडिकेशन हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है क्लाइंट की, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। चेक फॉर द मेडिकेशन इंटरेक्शन। सो मेडिकेशन इंटरेक्शन भी हम देखेंगे, बट सबसे पहले हम डुप्लीकेशन देखेंगे। हमें पूछा गया था कि टेक फर्स्ट, आपका फर्स्ट इंटरवेंशन आप क्या लोगे, राइट। सो इंटरेक्शन हम उसके बाद चेक करेंगे, राइट। सेकेंड वन इज डिटरमाइन वेदर देयर आर मेडिकेशन डुप्लीकेशन। यस, हम मेडिकेशन डुप्लीकेशन चेक करेंगे। डिटरमिन वेदर फैमिली मेम्बर सुपरवाइज मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये भी हम करेंगे, बट हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये नहीं होगी, फर्स्ट एक्शन हमारा ये नहीं होगा। फोर्थ वन इज कॉल द प्रिस्क्राइबिंग प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड रिपोर्ट पॉलीफार्मेसी। सो ये चीज़ भी हम करेंगे, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को भी हम कॉल करेंगे, बट उससे पहले हम सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, डुप्लीकेसी चेक करेंगे, ड्रग इंटरेक्शन हम देखेंगे, सुपरविज़न फैमिली मेम्बर कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम कलेक्ट करेंगे। उसके बाद ही हम क्या करेंगे? उसके बाद ही हम कॉल करेंगे टू द HCG, राइट। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 183। So this is the last question of fundamental of nursing. So आज हमारा ये चैप्टर प्लस ये सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया है इस बुक का। सो गाइज़, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड। एंड जल्दी ही हम नेक्स्ट सब्जेक्ट भी स्टार्ट करेंगे विद इन 1 or 2 days में, right? So our last question is 183. The long-term care nurse is performing assessment on several of the resident, which are normal age-related physiological changes the nurse should expect to note select all that apply. अब लॉन्ग टर्म केयर में नर्स परफॉर्म कर रही है असेसमेंट कुछ क्लाइंट की, कुछ रेजिडेंट्स की। लॉन्ग टर्म केयर में परफॉर्म की जा रही है असेसमेंट। सो कौन सी नॉर्मल एज रिलेटेड फिजियोलॉजिकल चेंजेस हम एक्सपेक्ट करेंगे इन द ओल्डर क्लाइंट? सो कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ओल्डर क्लाइंट में? सो एनाटमिकल चेंजेस टू द आई अफेक्ट द इंडिविजुअल विजुअल एबिलिटी, राइट। विजुअल एबिलिटी अफेक्ट होती है, राइट, लीडिंग टू उसकी वजह से क्या होगा? पोटेंशियल प्रॉब्लम होगी विद एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, राइट। एंड लाइट एडेप्टेशन एंड विजुअल फील्ड भी रिड्यूस होगी, राइट। एंड अगर हम लंग फंक्शन की बात करें, वो भी डिक्रीज़ होगा। रेस्पायरेटरी रेट भी रेस्पायरेटरी रेट रिमेन अनचेंज्ड, राइट, बट जो लंग फंक्शन है दैट विल बी डिक्रीज, राइट। हार्ट रेट डिक्रीज होगा, हार्ट वेल भी थिक होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड एज रिलेटेड चेंज जो अफेक्ट करेंगे यूरिनरी ट्रैक को, जिसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीज होगी ओल्डर क्लाइंट में ससेप्टिबिलिटी टू यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यस, UTI के जो ससेप्टिबिलिटी है वो इंक्रीज होती है क्लाइंट में, राइट। सो लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस होती है पेशेंट की। एंड स्लीप पैटर्न चेंज होता है, राइट। स्लीप पैटर्न कंसिस्टेंट नहीं रहता है, एज रिलेटेड वो चेंजेस आते हैं। एंड
स्लीप अवेकनिंग इंसिडेंसेस विल बी इंक्रीज, राइट। सो ये कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, एनाटमिकल चेंजेस इन क्लाइंट्स में होते हैं। तो चलते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में हमें क्या बताया गया है? फर्स्ट वन इज़ द इंक्रीज हार्ट रेट। सो इंक्रीज तो नहीं होगा, हार्ट रेट विल बी डिक्रीज। एंड डिक्लाइन इन विजुअल एक्यूटी, सो विजुअल एक्यूटी तो डिक्रीज होगी। एंड डिक्रीज रेस्पायरेटरी रेट, सो रेस्पायरेटरी रेट में अनचेंज रहेगा, बट जो लंग फंक्शनिंग है दैट विल बी डिक्रीज, राइट। एंड डिक्लाइन इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी डिक्लाइन होगी, राइट, ये भी होगा। इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये भी होगा। इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ अवेकनिंग आफ्टर स्लीप ऑनसेट, यस, इंक्रीज अवेकनिंग ससेप्टिबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4, and option number 5 and option number 6. So guys, finally we have completed fundamental of nursing. If you have any doubt in this subject you can ask me, right? So Saunders जो हमने 8th edition हमने स्टार्ट किया था, सो 8th edition की हमारी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फंडामेंटल नर्सिंग एंड साइकेट्रिक नर्सिंग, 3 सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे इस बुक में 2 सब्जेक्ट हमारे पेंडिंग है, दैट इज़ पीडियाट्रिक नर्सिंग एंड ओबीजी, राइट। सो आई होप हम ओबीजी स्टार्ट करेंगे अब, नेक्स्ट जो भी हमारा नेक्स्ट जब भी हम स्टार्ट करेंगे, सो ओबीजी हम स्टार्ट करेंगे एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन वी कैन से विद इन 2 और 3 डेज़। सो विद इन 2 और 3 डेज़ हम कुछ टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे, राइट। सो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम लेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट हम लेंगे जो हम कंप्लीट करेंगे, right? So if you have any doubt then you can ask me, and kindly subscribe my channel, share the video and like the video. So guys, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।